गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। हमारे ई लेक्चर के सीरीज़ के अंदर आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड यूनिट का फ़िल्टर वाला टॉपिक। और उस टॉपिक के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे एल सेक्शन फ़िल्टर और चॉक इनपुट एलसी फ़िल्टर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने शंट कैपेसिटर फ़िल्टर और सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर के बारे में पढ़ा था। और फ़िल्टर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं टू रिमूव द फ्लक्चुएशन इन द आउटपुट एट द लोड टर्मिनल। और फ्लक्चुएशन क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग क्या है, डीसी बनाना चाहते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय रेक्टिफायर सर्किट। और उसके अंदर स्टिल कुछ एसी कंपोनेंट्स मौजूद रहते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, फ्लक्चुएशंस आती है। और उन्हें ही रिमूव करने के लिए, उन एसी कंपोनेंट्स को ही रिमूव करने के लिए हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर एसी कंपोनेंट्स के लिए ज़ीरो या यूँ कहें कि बहुत ही कम मान की इम्पीडेंस जो है वो शो करता है, बहुत ही कम मान की प्रतिबाधा एसी कंपोनेंट्स के लिए रखता है, तो वो उनको बाईपास देता है। ठीक है, ये हमने शंट कैपेसिटर फ़िल्टर में पढ़ा। और इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर जो होता है वो एसी कंपोनेंट्स के लिए बहुत ही हाई वैल्यू का इम्पीडेंस देता है, बहुत ही उच्च मान का इम्पीडेंस देता है। तो इस वजह से उसको हम लोग सीरीज़ में जोड़ते हैं, जो हमारी करंट आ रही होती है उसकी सीरीज़ में जोड़ते हैं, ताकि सारे एसी कंपोनेंट्स जो हैं वो उस पर ड्रॉप हो जाए, उसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इंडक्टर पर हो जाए। ठीक है, जो दोनों फ़िल्टर पढ़े थे हमने, शंट कैपेसिटर और सीरीज़ इंडक्टर। शंट कैपेसिटर में क्या था, जो रिपल फैक्टर हमने निकाला था, रिपल फैक्टर विच शोज़ द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट्स एंड विद डीसी कंपोनेंट्स एट द आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, कि जो आउटपुट पे हमें डीसी मिल रही है उसके अंदर कितने एसी कंपोनेंट्स मौजूद है, वो रिपल फैक्टर होता है। तो जो हमने शंट कैपेसिटर फ़िल्टर पढ़ा था उसमें जो उसके अंदर जो रिपल फैक्टर था वो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड। ओके, तो उसमें तो क्या होता है, रिपल फैक्टर अगर आपको कम करना है, रिपल का मतलब फ्लक्चुएशन कम करना है, रिपल एसी कंपोनेंट्स का मान शो करता है डीसी के कंपैरिजन में। तो अगर आप उसे कम करना चाहते हैं तो हमें लोड क्या लेना पड़ेगा, हाई लेना पड़ेगा फॉर कैपेसिटर। और फॉर इंडक्टर सर्किट हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, तो इंडक्टर में क्या होता है, आर रिपल फैक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर एल। तो उसमें अगर आप रिपल फैक्टर कम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर एल को कम करना पड़ेगा, लोड को कम करना पड़ेगा। यानी कि कैपेसिटर के अंदर तो लोड को ज़्यादा करने पर आर का मान कम होगा, और इंडक्टर के अंदर लोड को कम करने पर आर का मान कम होगा। ओके, तो जो बोथ ये फ़िल्टर हैं उनमें क्या है, लोड जैसे कैपेसिटर जो है वो हाई लोड की वैल्यू के लिए ओके है, और इंडक्टर जो है वो लो लोड की आर एल के कम मान के लिए, और कैपेसिटर आर एल के अधिक मान के लिए ओके है। जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना, आर एल का कम मान, आर एल का ज़्यादा मान फॉर कैपेसिटर, तो लोड आर एल जो लोड रेजिस्टेंस है उसका अधिक मान होना जो होता है वो लो लोड की कंडीशन कहलाता है। और जो आर एल का मान कम होता है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं हाई लोड की कंडीशन। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। तो इनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में उतना यूज़ नहीं होता क्योंकि दोनों का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है, और उनसे इन फ्लक्चुएशंस को रिमूव किया भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारे जो फिल्टर हमने एल सेक्शन फिल्टर और चोक इनपुट फिल्टर, चोक इनपुट एलसी फिल्टर। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है यानी कि जो लोड है उसके पैरेलल में हमने कैपेसिटर जोड़ा है। ठीक है, पैरेलल में क्या जोड़ा है, कैपेसिटर जोड़ा है। और इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ में एक इंडक्टर भी जोड़ लेते हैं। ओके, सीरीज़ में क्या करेंगे, इंडक्टर भी जोड़ के रखेंगे। तो ये दोनों मिलकर के क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उर्मिका गुणांक जो है या रिपल फैक्टर जो होता है उसका मान न्यूनतम करने के लिए जो हमारा एलसी फ़िल्टर है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लोड प्रतिरोध जो है उसके श्रेणी क्रम में एक इंडक्टर जोड़ देते हैं, और उसके समांतर क्रम में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं। ये जो फ़िल्टर बना हुआ है ना, ये एल शेप का होता है, देखो इस तरीके से
वो है तो उल्टा एल, लेकिन क्या है ये एल शेप का है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल सेक्शन फ़िल्टर कहते हैं। एल व सी से बना फ़िल्टर जो है वो एल शेप का होने के कारण एल सेक्शन फ़िल्टर कहलाता है। जो दिष्टकारी से हमें स्पंदमान वोल्टता जब प्राप्त होती है, यानी कि जो फ्लक्चुएटिंग आउटपुट हमें मिल रही है ना, वो फ्लक्चुएटिंग आउटपुट जब हमारे लोड इस इंडक्टर से गुजरती है, ठीक है, जब इस इंडक्टर से गुजरेगी तो ये इंडक्टर क्या करेगा, ये इंडक्टर जो होता है वो जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं उन एसी कंपोनेंट्स के लिए हाई वैल्यू का इम्पिडेंस शो करता है, ठीक है, उच्च मान की प्रतिबाधा जो है वो शो करता है, जिससे क्या होगा, जितने भी एसी कंपोनेंट्स रहेंगे उनका यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, उन सब का वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इंडक्टर पर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से गुज़रने के बाद जो करंट है उसमें अगर कुछ फिर भी एसी कंपोनेंट्स रह जाते हैं जिनका ड्रॉप इंडक्टर पर नहीं हुआ है, उनके लिए कैपेसिटर जो होता है वो लो लेवल की इम्पिडेंस शो करता है। तो लो लेवल के इम्पिडेंस शो करेगा तो जितने भी एसी कंपोनेंट्स इधर से आ रहे हैं, यहाँ पे लो लेवल का कैपेसिटर है तो यहाँ से इसमें से गुजर जाएंगे। आगे जैसे पैरेलल में लोड जुड़ा हुआ है, इस कैपेसिटर को नीचे जो है वो ग्राउंड कर दिया जाता है, तो जितने भी एसी कंपोनेंट्स हैं वो सारे ग्राउंड हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे लोड पे हमें क्या मिलेगी, डीसी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फ़िल्टर परिपथ जो है एक तरीके से छलनी के समान काम करता है। जैसे इंडक्टर से एसी छान लिए, फिर भी कुछ बच गए तो एक और छलनी लगा रखी है, सी कैपेसिटर, ओके, तो वो भी क्या करेगा, जो रिमेनिंग एसी कंपोनेंट्स हैं उनको एक बाईपास दे देता है, ओके। तो इस तरीके से ये एलसी फ़िल्टर जो है वो काम करता है। आगे इसकी वर्किंग समझ में क्या होगा कि जो फ्लक्चुएटिंग डीसी आ रही थी जिसमें एसी कंपोनेंट्स भी मौजूद थे, यानी कि पीछे से तो क्या आ रहा है, एसी प्लस डीसी, ओके। इंडक्टर जो है वो एसी के लिए बहुत उच्च मान के प्रतिबाधा प्रस्तुत करेगा, तो ये एसी कंपोनेंट्स को यही रोक लेगा, आगे नहीं जाने देगा। फिर भी अगर कुछ बदमाश एसी कंपोनेंट्स ऐसे रहते हैं कि ये इंडक्टर से बच के निकल जाते हैं, तो उनको सी कहता है कि तुम इधर आ जाओ, इधर कोई इम्पिडेंस नहीं है, तो वो इस बहाने से उनको इधर बुला लेता है और नीचे ग्राउंड कर देते हैं, तो वो अर्थ हो जाएगा, उनकी अर्थिंग हो जाएगी। फिर जो डीसी कंपोनेंट्स बचते हैं वो हमें लोड पे मिल जाते हैं, और हम लोग क्या चाहते हैं, प्योर डीसी चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जैसे चार्जर वगैरह हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है, प्योर डीसी चाहिए हमें, इसीलिए लोड के टर्मिनल पे हमें प्योर डीसी मिल जाती है। तो ये एल सेक्शन फ़िल्टर जो होता है एक छलनी के समान भी कार्य करता है। अब हम लोग आते हैं, ये इसकी वर्किंग, हम लोग आते हैं इसकी डेरिवेशन पे, क्योंकि जो रिपल जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, जो हमारा एल है जिसको हम चौक भी बोलते हैं, चौक, ये एल जो होता है इंडक्टर, उसका जो इम्पिडेंस है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, उसकी प्रतिघात अधिक होनी चाहिए, और जो संधारित्र है उसका क्या होना चाहिए, इम्पिडेंस कम होना चाहिए। तो हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उससे प्राप्त जो निर्गत स्पंदमान वोल्टता होती है उसका फूरिये जो अपने एनालिसिस करते हैं, तो जैसे अपने फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर करंट निकाली थी, करंट का फॉर्म दिया हुआ है उसके अंदर, I = I1 + I2, ठीक है, फुल वेव के लिए उस डेरिवेशन से आया था, तो वहाँ पे 2Im/π है, यहाँ पे वोल्टेज के लिए लिख रहा है फूरिये, तो 2Em/π हो गया, ओके। तो ये क्या हो गया, 2Em/π माइनस 4Em/3π cos 2ωt और माइनस 4Em/15π cos 4ωt, ये बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे फ्रिक्वेंसी वाले कंपोनेंट्स जो रहते हैं विच वेरीज विद टाइम एंड फ्रिक्वेंसी, तो ये एसी कंपोनेंट्स रहते हैं, और जो फर्स्ट टर्म है देखिए वो क्या है, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, तो फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी, ज़ीरो है, ओके। तो फ्रिक्वेंसी ज़ीरो किसकी होती है, डीसी कंपोनेंट की, तो ये 2Em/π क्या है, प्योर डीसी कंपोनेंट है, और बाकी जो टर्म्स आती हैं वो क्या हैं, एसी कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जैसे 2Em/π, Em तो क्या होता है, डायोड पर पीक वोल्टेज होती है जहाँ तक जो करंट उसमें फ्लो होता है, तो फर्स्ट जो पार्ट है इस सीरीज़ का 2Em/π वो EDC यानी कि डीसी वोल्टेज है, और IDC बराबर क्या होता है, 2Im/π, ये हमने उसमें किया था
फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो आई एम होता है, आई एम वैसे तो होता तो ये है, आई एम इज़ इक्वल टू ई एम बटे आर प्लस आर एल। ओके, आर क्या होता है, आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड प्लस सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, द्वितीय कुंडली और अग्रवाइशिक डायोड का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, स्मॉल आर होता है। ये स्मॉल आर होता है ना, वो फिर भी क्या होता है, लोड से काफ़ी कम होता है, इसीलिए हमने सिर्फ ई एम बटे आर एल लिखा है यहाँ पे, 2 ई एम बटे पाई आर एल, आई डी सी का मान आ गया। ठीक है, अब ये बात करता है कि इस जो फूरिये ये सीरीज़ लिखी है हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, इसका जो दूसरा और तीसरा पद है, ठीक है, यानी कि ये जो सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ये दोनों ही क्या हैं, द्वितीय सन्नादी व चतुर्थ सन्नादियों को व्यक्त करते हैं। यानी कि डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्वाड्रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 2 ओमेगा और 4 ओमेगा है। इस टर्म में 2 ओमेगा है द्वितीय सन्नादी और इसमें 4 ओमेगा, इसलिए ये चतुर्थ सन्नादी। हम लोग क्या चाहते हैं, इन जो एसी टर्म्स हमें मिल रही हैं आउटपुट में, हम लोग इन्हें ही रिमूव करना चाहते हैं, इन्हें ही क्या करना चाहते हैं, फ़िल्टर से अलग करना चाहते हैं। तो सेकंड टर्म के अंदर जो सेकंड टर्म है, जैसे 4 ई एम बटे 3 पाई, और थर्ड टर्म क्या है, 4 ई एम बटे 15 पाई, दोनों के एम्पलीट्यूड में ही क्या है, 1:1/5। तो एक तरीके से देखें तो 5:1, यानी कि पहली टर्म का आयाम जो है वो दूसरी टर्म के आयाम से 5 गुना ज़्यादा है। इसी तरीके से जब हायर ऑर्डर में अपने बढ़ते जाएंगे ना, तो जो आगे आगे जो भी टर्म्स आएंगी उनका एम्पलीट्यूड और भी कम होता चला जाएगा। ये रेशो और भी, मतलब जो सेकंड वाली टर्म है ना, सेकंड वाली टर्म मतलब पहला एसी कंपोनेंट, तो वो क्या है, बाकी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बाकी एसी टर्म्स आ रही हैं उन्हें हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। जो मेजर टर्म है सेकंड टर्म, हम लोग चाहते हैं उसको रिमूव करना। ठीक है, तो जो मेन एसी पार्ट है वो क्या है, जो सेकंड सेकंड टर्म इन द इक्वेशन एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एसी कंपोनेंट, ऐसे कह सकते हैं हम इसको, इस वाली टर्म की बात कर रहे हैं। आप इसको द्वितीय सन्नादी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी का डबल हमें मिल रहा है। तो जो एसी कंपोनेंट की वोल्टेज है वो क्या है, 4 ई एम ओवर 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। अब हम लोग इसको रिमूव करेंगे, तो इसको रिमूव करने के लिए हम इसे कहाँ कहाँ से गुजारेंगे, हमने सर्किट में जोड़ रखा है एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 ओमेगा। अगर ये कैपेसिटर पर से जाता है तो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर इसके लिए कितनी प्रतिघात या प्रतिबाधा जो कहते हैं वो कितनी शो करेगा, 1/2 ओमेगा सी। ठीक है, एक्सी की कैपेसिटर की प्रतिघात क्या होती है, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ओमेगा, तो ये कितनी शो करेगा, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा सी। तो इसका मान जो है वो लोड के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, लोड के कंपैरिजन में जब बहुत ही कम होता है इसका मान, तो सारे जो एसी कंपोनेंट है वो क्या करेंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर में से जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सर्किट में जोड़ा ही नहीं इसीलिए है, तो वो इंडक्टर और कैपेसिटर में से होकर जाएंगे। तो करंट कितनी होगी, एसी करंट क्या होगी, तो ये तो है एसी वोल्टेज, तो एसी करंट क्या होगी, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, V इज़ इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज़ इक्वल टू आई आर, एसी कंपोनेंट्स। तो आई सी इज़ इक्वल टू वी सी बटे आर। आप क्या करोगे, ये हमारा वी सी है, एक तरीके से एसी वोल्टेज है, और ये हमारे रेजिस्टेंस, एक तो इंडक्टर का और एक कैपेसिटर का। ठीक है, तो यहाँ पर इनका मान क्या आ गया, उर्मी का धारा आई ए सी इज इक्वल टू ई ए सी बटे इसका इंडक्टर और कैपेसिटर का ई 2 ओमेगा एल माइनस 1/2 ओमेगा सी। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 4 ई एम कॉस 2 ओमेगा टी, ये बटे 3 पाई और नीचे 2 ओमेगा एल माइनस 1/2 ओमेगा सी। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 2 ओमेगा सी जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा 8 ई एम ओमेगा सी बटे 3 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 कॉस 2 ओमेगा टी। कॉस 2 ओमेगा टी जो है इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उर्मी का धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाल लेते हैं, इफेक्टिव मान निकाल लेते हैं। तो वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालते हैं, जो धारा का वर्ग होता है उसका मीन लेंगे, फिर उसका मूल लेंगे। अब ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो तो क्या है, कांस्टेंट रहेंगे, टाइम के साथ बदलने वाला कौन सा है, कॉस 2।
तो इसका वर्ग उसका माध्य, वर्ग तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया 2 ओमेगा टी, और माध्य मतलब 0 से टी के बीच में इसकी टोटल वैल्यू बटे टोटल टाइम, तो 1/t, और इसका रूट, इसका मान आता है 1/√2। आप इंटीग्रेशन चाहे करके भी देख लेना, और वरना मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कोस स्क्वायर 2 ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं 1 + cos 4 ओमेगा टी बटे 2। यहाँ पे 2 भी आएगा क्योंकि 2 cos स्क्वायर ओमेगा होता है ना, जब उसका मान 1 + cos 4 ओमेगा टी होगा बटे 2, हमने इसीलिए लगाया। ठीक है, ये आ गया। अब ये टर्म जब वो साइन में बदलेगी इंटीग्रेशन के बाद तो ये 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा क्या ये, तो t/2 आ गया, आगे साथ में क्या है t से t गया 1/√2 बच गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/√2 आ गया। ये है धारा का वर्ग माध्य मूलमान, एसी कंपोनेंट्स हैं ये सारे। अब ये एसी कंपोनेंट्स जब इंडक्टर और कैपेसिटर में से निकलते हैं तो ये एसी करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करती है। ठीक है, ये एसी करंट फ्लो करती है। अब हम लोग चाहते हैं संधारित्र के सिरों के मध्य वोल्टता। ठीक है, तो संधारित्र के सिरों के मध्य अगर वोल्टता चाहते हैं तो वोल्टेज क्या होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, V = IR। तो यहाँ पे करंट तो एसी है, लेकिन जब सिर्फ आप कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखना चाहते हो तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस लेंगे या प्रतिबाधा लेंगे, इम्पिडेंस या जो भी है प्रतिघात वो लेंगे। तो कैपेसिटर का क्या होता है 1/2 ओमेगा सी, क्योंकि ये द्वितीय सन्नादी है, फ्रीक्वेंसी डबल है, 2 ओमेगा सी हो गया। अब देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए सर्किट के अंदर एक इधर R1 जुड़ा है और एक इधर R2 जुड़ा है। अब हम चाहते हैं यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, उससे इस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट का मान क्या है, तो करंट क्या होता है, जो भी वोल्टेज सोर्स है जैसे V है, ठीक है, जैसे वोल्टेज सोर्स क्या है V, तो करंट हो गया V/R1 + R2। ठीक है, ये करंट हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ R2 पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो R2 पे वोल्टेज ड्रॉप देखने के लिए I करंट जो है करंट इनटू R2, तो इसका जो मान आया है उसको R2 से गुना कर दो। यही हम यहाँ कर रहे हैं, हमने L और C दोनों का रेजिस्टेंस लेकर के करंट निकाला। ठीक है, जो वोल्टेज थी शुरुआत के अंदर EAC, वो AC कंपोनेंट की वोल्टेज वो हमें यहाँ पे मिली फूरियर सीरीज से, फिर वो L और C वाले सर्किट में जा रही है, L और C का पाथ फॉलो कर रही है, तो उस पाथ के अंदर AC करंट क्या है, AC करंट का वर्ग माध्य मूलमान निकाल लिया। अब एक्रॉस द कैपेसिटर हम लोग चाहते हैं कि क्या वोल्टेज आती है, तो E'(RMS) = I'(RMS) × 1/2 ओमेगा सी, ये मान यहाँ पे रख देंगे हम। तो जब ये रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये अंदर 4 ओमेगा स्क्वायर LC - 1 ये एज इट इज़ है, और ओमेगा सी है ना, ओमेगा सी से ये ओमेगा सी रिमूव हो जाएगा, 2 से 8 कट हो जाएगा, 4 बचेगा, तो 4Em/3π√2, ये √2, और 4 ओमेगा स्क्वायर LC - 1, ये लोड पर उर्मिका वोल्टता आ गई। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो आप सर्किट के अंदर कैपेसिटर जो है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे लोड जुड़ा हुआ है, तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस भी उतना ही होता है। इसीलिए हम लोग देखना चाह रहे हैं कि कितने ऐसी कंपोनेंट्स हमें मिले हैं लोड पर, तो लोड पर उर्मिका वोल्टता ये आ जाएगी EAC। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं उर्मिका गुणांक R। उर्मिका गुणांक क्या हो गया, उर्मिका वोल्टता का प्रभावी मान बटे दिष्ट वोल्टता, जो DC मिल रही है उसके कंपैरिजन में कितने AC मिले, तो AC तो हमें मिल रहे हैं ये वाले कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर पैरेलल टू लोड, सो द वोल्टेज एट द कैपेसिटर सेम एट द लोड। ठीक है, तो लोड पे जो दिष्ट और AC जो कंपोनेंट है वो देखना चाह रहे हैं, तो AC कंपोनेंट हमने निकाल ही लिए थे, DC होती है 2Em/π, ये तो शुरुआत में फर्स्ट जो टर्म थी वही है, यहाँ से अब कैंसिल हो जाएगा 2Em से ये, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे √2 है तो ऊपर √2 बच जाएगा, √2/3, 4 ओमेगा स्क्वायर LC - 1, इसका मान आ जाता है ये। ठीक है, तो इसको आप देखो, इसके लिए अगर आप उर्मिका गुणांक का मान कम करना चाहते हो, उर्मिका गुणांक का मान कम करने के लिए नीचे वाली टर्म को ज़्यादा होना चाहिए। नीचे तो क्या है 4 ओमेगा स्क्वायर LC - 1, 1 तो 1 ही रहेगा, ज़्यादा क्या हो सकता है 4 ओमेगा स्क्वायर LC। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर LC अगर 1 की तुलना में बहुत ही ज़्यादा हो तो हम लोग उसको हटा देंगे 1 को, तो 1 तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा, ये 4 से डिवाइड कर दिया, 4 को
0.47 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो 0.118 बन गया और नीचे बन गया ओमेगा स्क्वायर एल सी। ठीक है, और ओमेगा भी क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल सी। जी आ गया। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। यानी कि अगर हम लोग इस एल सी सर्किट के अंदर रिपल फैक्टर जो है वो कम लाना चाहते हैं, आर का मान आप कम लाना चाहते हैं, इसके लिए आपको इंडक्टर जो है वो भी हाई वैल्यू का लेना पड़ेगा, कैपेसिटर जो है वो भी हाई वैल्यू का लेना पड़ेगा। लेकिन इसका जो मान है आर का, वो लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। आर जो है वो लोड पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो लोड पे डिपेंड नहीं कर रहा तो आप इस फिल्टर सर्किट को लो लोड, हाई लोड, हर जगह काम में ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ये लो लोड के लिए काम में आएगा, ये हाई लोड के लिए काम में आएगा। आप वेरिएबल लोड के लिए इस फिल्टर सर्किट को काम में ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इनपुट इंडक्टर। अब देखिए, ये जो एल सी फ़िल्टर होता है अपना, उस फिल्टर के अंदर जब आर एल के अधिक मान, जब आर एल अधिक होगा तो उसके अक्रॉस करंट जो उसके अंदर से जो करंट जा रही होगी वो लोड धारा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब हमारा जो कैपेसिटर सर्किट में जुड़ा हुआ होता है, वो कैपेसिटर किससे चार्ज होता है, डायोड से। ठीक है, इनपुट जब वोल्टेज अप्लाई होती है तो डायोड से वो चार्ज होता है। तो इनपुट वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका मान जो होता है वो कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती है उससे ज़्यादा होता है, तो ये क्या होता है कि तेज़ी से चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब चार्ज तेज़ी से हो गया, डायोड के अंदर क्या है, करंट कम टाइम के लिए चला, तो डायोड का जो चालन है वो कम टाइम के लिए हुआ। तो अब क्या होता है, जैसे ये कम टाइम के लिए, कम टाइम के अंदर ही चार्ज हो जाता है, फिर उसके बाद इधर लोड क्या है, हाई है। अब ये किससे डिस्चार्ज होता है, आर एल से। आर एल का मान क्या है, ज़्यादा है। आर एल का मान ज़्यादा होने से ये डिस्चार्ज धीरे धीरे होता है, बहुत कम मान इसका, बहुत कम जो है वो डिस्चार्ज होता है। तो बहुत कम डिस्चार्ज होने से, क्योंकि कैपेसिटर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, Q इज़ इक्वल टू सी वी, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग कैपेसिटर जब पढ़ते हैं तो उसमें। तो इस पे जब लोड आर एल का मान ज़्यादा होने से ये कैपेसिटर बहुत कम डिस्चार्ज होगा, या नावेशित बहुत कम मान पर होगा, बहुत कम इसका चार्ज जो है वो यहाँ से डीके होगा। तो अगर इस पर चार्ज ज़्यादा बना रहा तो वोल्टेज भी ज़्यादा बनी रहेगी, तो उससे हमें लोड पर डीसी वोल्टेज का मान जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, डीसी जो है वोल्टता अधिक पाई जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब आरएल का मान कम होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आर एल जब कम होता है ना तो इसे हम लोग हाई लोड की कंडीशन कहते हैं। लोड धारा बढ़ गई मतलब हाई लोड, लोड धारा कम हो गई मतलब कम लोड, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, आर एल के साथ उल्टा उल्टा बोलने में ऐसे आता है इसमें। तो जब लोड धारा बढ़ गई या आर एल कम हो गया, आर एल कम हो गया तो कैपेसिटर किसके थ्रू, किसके अक्रॉस डिस्चार्ज हो रहा है, लोड के अक्रॉस। और आर एल कम हो गया तो वो तेज़ी से डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और तेज़ी से डिस्चार्ज होगा तो वोल्टेज कम हो जाएगी। क्यों निकल गया, उसमें से चार्ज निकल गया, तो वो डीसी वोल्टेज कम हो जाएगी। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज कम हो जाती है और धारा बढ़ जाती है, धारा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, वोल्टेज कम होने और धारा बढ़ने के साथ फिल्टर में क्या है, इंडक्टर का प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि अभी क्या है, इंडक्टर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। और इस धारा के बाद में क्योंकि फिर वो क्या है, डायोड जो है वो जैसे ही डिस्चार्ज हुआ फिर से डायोड चलेगा, फिर करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर इंडक्टर में से और फिल्टर में, कैपेसिटर में से। इंडक्टर जो है वो हाई इम्पिडेंस शो करता है, तो वो क्या करेगा, इसी कंपोनेंट्स को रोकेगा। तो उस टाइम क्या होता है, कैपेसिटर तो जल्दी से चार्ज होता है, जल्दी से डिस्चार्ज होगा, तो उससे इंडक्टर जो है वो सर्किट के अंदर इफ़ेक्टिव काम करने लग जाता है। एक निश्चित धारा आई के पश्चात तो ये एक श्रेणी फिल्टर के समान ही काम करता है। ठीक है, तो जैसे इसने कर्व भी शो किया है कि क्या होता है कि जैसे ये सर्किट देखिए, इसमें सॉरी ये ग्राफ देखिए आप, इसके अंदर धारा आई के जो है उससे पहले इनपुट जो ईडीसी वोल्टेज है उसका मान बढ़ा हुआ है, लेकिन आई के बाद लगभग नियत मान की निर्गत वोल्टता जो है वो ईडीसी जो है वो हमें मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसके अंदर कि आउटपुट जो है
उसके साथ ऊपर जो है वो AC के कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं इस IDC बराबर I के धारा पर। पार्श्वबद्ध संधारित्र फिल्टर में क्या होता है, डायोड का चलन कम टाइम के लिए होता है और निविष्ट वोल्टता जो है वो संधारित्र पर वोल्टता से अधिक होती है। लोड के कम होने पर संधारित्र का अनावेशन तीव्र गति से होगा, जिससे डायोड का चालन कोण बढ़ जाएगा। लोड धारा IK की स्थिति व उससे अधिक लोड धारा के लिए डायोड जो है वो निरंतर चलता रहेगा व प्रेरक कुंडली से निरंतर धारा प्रवाह होने से रेगुलेशन भी प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो ये IDC करंट जो होती है, यहाँ पर इस कर्व से आप देख रहे हो ना कि जहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा लेवल ऊपर बना दिया, आप इसको बिल्कुल ऐसे सेंटर में भी बना सकते हो, थोड़ा सा नीचे बना देना अगर आप अपने नोट्स वगैरह तैयार करते हो तो। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन IDC इज इक्वल टू IAC कौन सा है, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ AC। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज में का फूरियर एनालिसिस है उसके अंदर सेकंड जो टर्म आती है वो फर्स्ट AC कंपोनेंट होता है, वही मेजर पार्ट होता है AC का, बाकी तो हम लोग रिमूव भी कर देते हैं, तो वो AC कंपोनेंट उसके बराबर हो जाता है यहाँ, क्योंकि जहाँ पर ये करंट जो है लोड करंट वो IK को अप्रोच करेगा, वहाँ पर ये जो हमारी DC वोल्टेज है यहाँ पे ग्राफ में देखिए आप, इसको कट करता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे AC कंपोनेंट DC कंपोनेंट के बराबर हो जाता है क्रिटिकल स्टेज में। क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, जहाँ पे हमारा सर्किट जो है या फिल्टर सर्किट जो है वो एक सीरीज इंडक्टर फिल्टर के समान काम करने लग जाता है। ठीक है, उससे पहले तक वो कैपेसिटर प्रभावी रहता है, इफेक्टिव रहता है, और उसके बाद में इंडक्टर इफेक्टिव हो जाता है। तो जो DC कंपोनेंट है उसकी करंट क्या है, 2EM बटे वोल्टेज तो 2EM बटे पाई और वो V/R कर देंगे तो करंट हो जाएगा, तो R हो गया। और जो AC कंपोनेंट है वो था 4EM/3 उसमें भी उसके इम्पिडेंस का भाग दे देंगे तो वो Z2 बन जाता है, मतलब Z2 लिख दिया, उसको कुछ भी लिखो, द्वितीय सन्नादी है तो Z2। अब ये दोनों जब आप बराबर करोगे तो यहाँ से क्या मान निकल कर के आता है, यहाँ से R का मान आता है 1.5 Z2। अब Z2 इम्पिडेंस किसका है, इम्पिडेंस है L और C का। C का इम्पिडेंस तो बहुत कम होता है AC कंपोनेंट्स के लिए, मेजर जो इम्पिडेंस होता है वो किसका होता है, इंडक्टर का होता है, ω_L। तो आप इसको 2ω_L लिख सकते हो सिंपली। ठीक है, क्योंकि द्वितीय सन्नादी है, तो 2ω_L Z2 को जब लिखते हो तो R इज इक्वल टू 3ω_L आ जाता है और L होता है R/3ω के बराबर। इस प्रकार से जो DC कंपोनेंट जो DC धारा है वो आती है 2EM बटे पाई और R बराबर क्या आता है, 3ω_L। ठीक है, तो DC जो है लोड करंट जो है उसका मान जो है इसके बराबर आ जाता है। ये IK का मान जो है वो कम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L ज़्यादा मान का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, IK का अगर मान हम जो क्रिटिकल करंट है, क्योंकि उसके बाद इंडक्टर जो है वो उसके बाद IK के बाद जब करंट बढ़ेगी ना तो हमारा फिल्टर सर्किट जो है वो एक सीरीज़ इंडक्टर सर्किट के समान काम करेगा। जो मतलब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो नियत मान की धारा है IK वो इसके अंदर फ्लो करती रहे, जिससे कि सर्किट जो है वो फ्लक्चुएशन को कम करता रहे और वोल्टेज जो है वो रेगुलेट रहे, नियमित रहे। तो IK को बढ़ने से भी रोकना है, IK को कम होने से भी रोकना है, तो IK बनाए रखने के लिए L ज़्यादा मान का यूज़ करते हैं IK को कम रखने के लिए। नेक्स्ट है ब्लीडर रेजिस्टेंस या श्राव्य प्रतिरोध। देखो RL जब ज़्यादा होता है तो IK कम होता है और IK कम होने पे दिष्ट वोल्टता में वृद्धि होती है। देखो ये है ना, यहाँ पे IK से कम धारा पे DC बढ़ जाती है। ओके, ये वाली चीज़ है। अब ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, बाद में तो क्या है, IK के बाद तो ये लगभग क्या है, नियत वोल्टेज हमें मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है लगभग, लेकिन उससे पहले ये बढ़ रही है, तो इस चेंज को हमें रोकना है। ये क्यों बढ़ी, RL का मान क्या कर दिया था, अधिक कर दिया था। अब रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो IK जो है वो कम हो गया और कम पे DC बढ़ गई, तो RL
ज़्यादा है उसे कम करना है। कम करने के लिए क्या करेंगे, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। सीरीज़ में लगाने से तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल लगाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में, लोड के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। और कम हो जाने से धारा आई के का मान भी उतना कम नहीं होगा और डीसी वोल्टेज जो है वो लगभग नियत बनी रहती है। जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं आरएल के पैरेलल, उसको हम कहते हैं ब्लीडर रेजिस्टेंस या श्रावी प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो टुडे हमने डिस्कस किया अबाउट एलसी फ़िल्टर या एल सेक्शन फ़िल्टर या छलनी फ़िल्टर कह सकते हैं इसको। ओके, जो कि वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस के लिए काम में लिया जा सकता है, क्योंकि आर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर एल। आर जो है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, आर डिपेंड नहीं करता है आर एल पे, आर नॉट डिपेंडिंग ऐसे लिख सकते हैं ऑन आर एल। ओके, तो ये वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस के लिए काम में लिया जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेना, नोट्स तैयार करते रहना, साथ साथ में पढ़ने में आसानी रहेगी, वरना लोड बढ़ जाएगा। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस नहीं देखोगे, कंटिन्यू आप इनको नहीं स्टडी करोगे तो लोड बढ़ जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जितना रोज़ 20 मिनट 30 मिनट के वीडियो डलते हैं उनको अच्छे से देखो, स्टडी करो। कोई प्रॉब्लम रहे तो पूछो, डिस्कस करो। ठीक है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो।